जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का अपने भाई के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो लेकर के आए हैं, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है, ठीक ना। मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है। तो चलिए समय को गंवाना नहीं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, जो कि 322 से 185 ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का शासनकाल था, ठीक ना, मौर्य साम्राज्य का। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है, इसको और बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मौर्य राजवंश की स्थापना, ठीक ना। मौर्य जो राजवंश था, इनकी स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना किया। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। उसने चाणक्य, किसके साथ मिलकर के? चाणक्य, जिसे कि विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, और कौटिल्य भी कहीं कहीं इनका नाम उल्लेख मिलता है, ठीक ना। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता था और कौटिल्य भी चाणक्य को ही कहा जाता था। चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का आचार्य था, ठीक ना। इन्हीं के मदद से मगध के नंद वंश, या नंद के जो वंश थे, याद है ना, नंद वंश से, नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्मनंद, और उसका बेटा जो है घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक था, और चंद्रगुप्त मौर्य इसी को हराया, ठीक ना। मगध के नंद वंश से शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश का शासन कायम किया, ठीक ना। मौर्य वंश का शासन को कायम किया। तो मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन हो गया आपका? मौर्य राजवंश का संस्थापक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। अब कुछ साहित्यक, ठीक ना, साहित्यक स्रोत जो इस प्रकार दिया हुआ है। तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य आचार्य चाणक्य द्वारा जो लिखा गया था, ठीक ना। यहाँ कौटिल्य है, यानी कि आचार्य चाणक्य ही उन्हीं का नाम था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के राज्य व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है, ठीक ना। किस चीज की देता है? राज्य व्यवस्था की जानकारी देता है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वह किस किस चीज के बारे में विस्तृत जानकारी देता है? तो राज्य व्यवस्था के बारे में। यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। कितने अधिकरणों में? 15 अधिकरणों में ये जो है विभाजित है। और तथा इसमें जो है राज्य के 7 अंगों का वर्णन है। किसमें? अर्थशास्त्र में। आचार्य चाणक्य के द्वारा जो तैयार किया गया अर्थशास्त्र था, उसमें जो है राज्य के 7 अंगों का वर्णन है। कौन कौन सा है? तो चलिए देखिए, स्वामी, पहला जो है स्वामी, जो कि राजा होता था। अमात्य, जो कि राजा का मंत्री, ठीक ना, मंत्री होता था। उसके बाद मित्र, सेना, कोषागार जो होते हैं, ठीक ना, जिसमें स्टॉक में सामान रखा जाता है, खाद्य पदार्थ हो गया, सैनिक सुरक्षा बल हो गया, मतलब कोषागार उसी को कहते हैं जो भविष्य के लिए योजना बना करके सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद दुर्ग एवं जनपद, तो दुर्ग का मतलब होता है रास्ता, दर्रा, और बड़े बड़े इमारतें सब होता है दुर्ग, इस सबको भी रखा गया है। एवं जनपद, जो कि जनपद इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। इस ग्रंथ की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किसे की जाती है? मैकियावेली प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र मुक्तः सूत्र के गद्य रूप जो है संस्कृत में है, ठीक ना। अर्थशास्त्र जो आचार्य चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है वह मुख्य रूप से संस्कृत में है, ठीक, क्लियर है। अर्थशास्त्र किस भाषा में है? संस्कृत में है। अब देखिए मुद्रा राक्षस, कौन? मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस। कृत मुद्रा राक्षस नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी देता है। कौन? विशाखा दत्त। कृत मुद्रा राक्षस जो है ये नंद वंश का किस तरह से पतन हुआ और मौर्य वंश का किस तरह से उत्थान हुआ, इनके बारे में पूर्ण रूप से अच्छे से जानकारी कौन देता है? मुद्रा राक्षस, ठीक ना। इंडिका, अब एक बुक का नाम है इंडिका, ठीक ना। मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखा था, और मेगास्थनीज की इंडिका जो है मौर्य काल के प्रशासन और समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। 3 चीजों पर प्रकाश डालता है इंडिका। किस किस पर? प्रशासन पर, समाज पर और अर्थशास्त्र पर, सॉरी अर्थव्यवस्था पर, ठीक ना। ये तीनों पर प्रकाश डालता है कौन? इंडिका। आगे देखिए, अब है जस्टिन जस्टन जस्टिन सॉरी जसीटन, यूनानी लेखक जसीटन के अनुसार चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी। पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी, ये जो है किसमें लिखा है? जसीटन में, ठीक ना। ये यूनानी लेखक था जसीटन ने कहा कि चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त किया। ये यूनानी लेखक था जसीटन ने, और इन्होंने ही कहा कि चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त किया। आगे आता है दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश एवं महावंश सिंहली साहित्य में इनका वर्णन मिलता है, दीपवंश और महावंश का। इनके अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म, ठीक, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ किया था? श्रीलंका में किया था, ठीक ना। इनके अनुसार दीपवंश एवं महावंश के द्वारा
अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया था। क्लियर। जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ में जो अभिलेख प्राप्त हुए, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो कि संस्कृत में वर्णित था, ठीक ना, संस्कृत में चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख किया है। इसमें मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख में जो है किस चीज की जानकारी मिलती है? सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। इस लेख में, अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है, ठीक ना। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया था। कौन किया था? पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक ना। पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई की, किस लिए किया था? सिंचाई की व्यवस्था के लिए करवाया था, ठीक ना। ये जो झील था किसके लिए करवाया था? ताकि सिंचाई हो सके और फसल अच्छी तरह से उपजे, इसीलिए ये सुदर्शन झील बनाया था, ठीक ना। अब देखिए, आप कुछ अशोक के अभिलेख मिले, इनके बारे में भी जानते हैं। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के इतिहास की जानकारी, ठीक ना, उसके अभिलेखों से मिलती है। अशोक के बारे में जो जानकारी है उनके अभिलेखों से ही मिलता है, ठीक। अशोक पहला भारतीय शासक था। अशोक जो है पहला भारतीय शासक था जो अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित करता था। अशोक पहला ऐसा शासक था जो कि अपनी प्रजा को अभिलेखों द्वारा सीधा संबोधित कर दिया करते थे, ठीक ना। अब इनके कुछ लेख हैं जो नीचे है, तो देख सकते हैं ये अशोक के अभिलेख हैं। ये अशोक के अभिलेख है, अशोक के अभिलेख, ठीक ना। अशोक का अभिलेख, पहला अभिलेख जो है दीर्घ शिलालेख, जो कि बहुत ही दीर्घ शिलालेख है। उसके बाद लघु शिलालेख है, फिर पृथक शिलालेख है, फिर दीर्घ स्तंभ लेख है, ठीक ना, स्तंभ लेख। उसके बाद लघु स्तंभ लेख है। ये पांचों शिलालेख जो है अशोक के अभिलेख हैं, ठीक ना। ये पांचों सम्राट अशोक के हैं। चलिए अब आगे, अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक एवं ग्रीक लिपियों में मिलते हैं। अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं वह ब्राह्मी, कौन कौन से भाषा में? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक एवं ग्रीक लिपियों में मिलते हैं, ठीक ना। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, ठीक, ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं तथा खरोष्ठी लिपियां जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है, ठीक ना। अशोक का जो अत्यधिक लेख मिलता है वह सबसे ज्यादा प्राकृत भाषा में मिलता, ठीक ना, सर्वाधिक जो है प्राकृतिक भाषा में मिला है। अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण जो ब्राह्मी लिपि था उन्हें सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा। कौन? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम सबसे पहले पढ़ा, ठीक। भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख जो है, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा। ये भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं अपने आप को सम्राट कहा। क्लियर है। अब आगे अशोक के शिलालेख और उनके कुछ विषय हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, शिलालेख और उनके कुछ विषय हैं। पहला इनका जो शिलालेख था, पहला शिलालेख वह किस विषय से रिलेटेड था? पहला शिलालेख में जो है पशुवध निषेध किया गया, पशु की हत्या नहीं करना चाहिए, इनके बारे में वह पहला शिलालेख में लिखा। और दूसरा शिलालेख जो है विदेशों में धर्म प्रचार एवं मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख है, ये दूसरा शिलालेख में है। और तीसरा शिलालेख जो है राजयुक्त एवं युक्त की नियुक्ति एवं राजयुक्त एवं युक्त की नियुक्ति एवं अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह, तीसरा शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ था। जितने भी अधिकारी हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य का एक बार भ्रमण करें, और इसमें लिखा गया था ताकि भ्रमण करके यह पता कर सके कि कौन सा राज्य में किस तरह का कमी है, ठीक ना। उसके बाद चौथा शिलालेख, चौथा शिलालेख में जो है धर्मघोष का भैरी घोष के स्थान पर प्रतिपादन किया गया। किसके स्थान पर?
भैरी घोष के स्थान पर धम घोष का प्रतिपादन किया गया। ये जो है चौथा शिलालेख था अशोक का, ठीक ना। अब देखिए अगला शिलालेख, पांचवा शिलालेख क्या कह रहा है। पांचवा शिलालेख जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। और छठा शिलालेख, इसमें जन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख है, ठीक है। छठा शिलालेख में जो है कौन सा विषय था, इसमें जन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख है, क्लियर। अब देखिए सातवां शिलालेख, सातवां शिलालेख जो था वो अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा, ऐसा विषय था। सातवां शिलालेख का विषय सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा, कौन, अशोक, ठीक ना। और आठवां शिलालेख, आठवां शिलालेख जो था बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन है, ठीक ना। कौन से, आठवें शिलालेख में ऐसा लिखा है। उसके बाद नौवां शिलालेख आया। नौवां शिलालेख जो है सच्चे विधानों एवं शिष्टाचार का वर्णन है। नौवां शिलालेख में कौन सा विषय है, सच्चे विधानों एवं शिष्टाचार का वर्णन है। उसके बाद दसवां शिलालेख, अशोक के उद्यम का लक्ष्य धम्म आचरण की श्रेष्ठता घोषित, धम्म आचरण की श्रेष्ठता घोषित, ये जो है 10वां शिलालेख में है। 11वां है, 11वां शिलालेख में जो विषय है धर्म के तत्वों का प्रकाशन है। 12वां शिलालेख में जो विषय है वो है धार्मिक सहिष्णुता पर जोर। और 13वां जो है, 13वां शिलालेख वह है कलिंग युद्ध के बारे में। 13वां शिलालेख का जो विषय है वो कलिंग युद्ध के बाद धर्म विजय की घोषणा और विदेशों में धर्म प्रचार, 5 विदेशी राज्य की चर्चा का उल्लेख है। कौन सा शिलालेख में, 13वां शिलालेख में, ठीक ना। उसके बाद अब देखिए 14वां शिलालेख। ये 14वां शिलालेख जो है पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन तथा अशोक के साम्राज्य को महाल के विजिते की संज्ञा, ठीक है, विजिते की संज्ञा। अष्टम लेख, अब देखिए अष्टम लेख के बारे में। अब देखिए अष्टम लेख, अष्टम लेख की जो संख्या है कितनी थी, 7 है। और ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने स्थानों पर से, 6 स्थानों पर से अष्टम लेख प्राप्त हुए हैं। कहां कहां, तो रामपुरवा, दिल्ली, टोपरा, मेरठ, लोरिया नंदगढ़, लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरेराज एवं कौशाम्बी जो कि प्रयाग, ठीक ना। ये 6 स्थानों से प्राप्त हुआ अष्टम लेख। अब देखिए अशोक के उत्तरी पश्चिमी शिलालेख, ये इस भाग में जो है, इस भाग में जो है वह शिलालेख हो जाएगा। और ये स्थान, उसके बाद भाषा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो पहला शिलालेख यहाँ पे लमगान, ठीक ना। लमगान शिलालेख जो है उत्तरी पश्चिमी शिलालेख ये है, याद रखिएगा, ये उत्तर और पश्चिम का शिलालेख है। लमगान, लमगान जो है किस स्थान पे था, पुल ए दारुन, पुल ए दारुन जो कि अरमाइक भाषा में उत्कीर्ण है, ठीक ना। इस शिलालेख में जो उत्कीर्ण है वो अरमाइक भाषा में है। उसके बाद शिलालेख आता है, शिलालेख जो कि अफगानिस्तान, कहाँ, अफगानिस्तान। उसके बाद सॉरी लमगान, ये दोनों एक ही हो जाएगा। लमगान शिलालेख जो कि पुल ए दारुन अफगानिस्तान में पड़ता है, इसका भाषा अरमाइक है, क्लियर है। उसके बाद तक्षशिला, तक्षशिला शिलालेख जो कि तक्षशिला अभी के वर्तमान पाकिस्तान में है, ये भी जो है किस भाषा में था, अरमाइक भाषा में, ठीक ना, अरमाइक भाषा में। उसके बाद आता है कंधार शिलालेख। कंधार शिलालेख जो है ये सौर ए कुन्ना, कहाँ पे, सारे कुन्ना में था जो कि वर्तमान अफगानिस्तान है, वर्तमान अफगानिस्तान है, ठीक ना, अफगानिस्तान में है ये। और इसका जो भाषा था ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा में था, यूनानी भाषा में था इस शिलालेख का, क्लियर है उत्तरी पश्चिमी शिलालेख के बारे में। अब उसके बाद देखिए अशोक के लघु शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेख, इधर स्थान है और इधर लघु शिलालेख है। मध्य प्रदेश, ठीक ना, मध्य प्रदेश में जो लघु शिलालेख प्राप्त हुआ वो था रूपनाथपुर, गुर्जरा, बुधनी, सीहोर, ठीक ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश जो है अहरोरा जो कि मिर्जापुर है। उसके बाद राजस्थान बैराट, भाबरू, जयपुर, ठीक ना, जयपुर जो है। उसके बाद कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, पालकी, गुड़ और जटिंगरामेश्वरम और गोवी मठ, सन्नती, मासकी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एरागुड़ी, रज्जुल मंडागिरी। उसके बाद बिहार में सासाराम, चंदनवीर पहाड़ी, ठीक ना। ये सब
स्थान है जो कि लघु शिलालेख का। उसके बाद मौर्य की उत्पत्ति। अब मौर्य की उत्पत्ति, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो जाति है एवं उसका वंश विवादप्रस्त विषय है, बहुत ही इसके ऊपर भी विवाद हुआ, ठीक ना। इसके वंश के ऊपर जो है विवाद चलते रहा, ठीक। उसके वंश से संबंधित, किसके, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के वंश से संबंधित विभिन्न मत हैं जो इस प्रकार है। इनके वंश से संबंधित कई सारे मत हैं जो कि नीचे कुछ है, उसे देख लेते हैं। पहला जो है ब्राह्मण परंपरा। अब ब्राह्मण परंपरा के अनुसार जो है शूद्र मूरा नामक स्त्री से उत्पन्न, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह मूरा नामक स्त्री से उत्पन्न हुआ था और ब्राह्मण परंपरा के अंतर्गत उसे क्षुद्र कहते थे, ठीक ना, उनकी माँ को क्षुद्र कहते थे। और दूसरा जो था महावंश जो कि बौद्ध साहित्य, महावंश जो कि बौद्ध साहित्य, ये क्षत्रिय, ठीक ना, क्षत्रिय गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल होता है, ये क्षत्रिय मानते थे, इनकी जाति को क्षत्रिय जाति मानते थे, ठीक ना, गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल है। उसके बाद तीसरा है परिशिष्ट परवन, ठीक है, परिशिष्ट परवन जो कि मोर पालक का पुत्र को कहा जाता है, क्या, मूरा, मोर पालक का पुत्र कहलाया। उसके बाद चौथा है मुद्रा राक्षस ने वृषल यानी कि क्षुद्र वंश से उत्पन्न, मुद्रा राक्षस लिखा है वृषल जो कि क्षुद्र वंश से उत्पन्न। उसके बाद पांचवा है राजपूताना गजेटियर, राजपूताना गजेटियर जो कि राजपूत से संबंधित है। तो ये इसी तरह से इनके वंश को लेकर भी विवाद प्रस्त रहा, ठीक ना। ये कुछ उनकी उदाहरणें थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है राजनीतिक इतिहास मौर्य वंश का। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग मस्त रहिए। आशा है कि आप लोग इस वीडियो में कुछ तो जानकारी हासिल किए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।